फिल्म की शुरुआत 1984 से होती है, जब कोलकाता से JL-50 फ्लाइट उड़ान भरती है। लेकिन फ्लाइट के बीच में ही उन्हें भारी टर्बुलेंस और खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। अचानक कम्युनिकेशन कट जाता है और प्लेन का कोई नामो निशान नहीं रहता। उस दिन के बाद से गायब होने के बारे में एक भी सुराग नहीं मिलता। फिर फिल्म 35 साल आगे कूदकर 2019 में पहुंचती है, जहां पश्चिम बंगाल के एक दूरस्थ गांव लावा को दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। अचानक उनके जैसे पहाड़ी इलाके में बहुत ही कम देखने को मिलता है, एक बड़ा सा हवाई जहाज सर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरता है। ग्रुप तुरंत हवाई जहाज की दिशा में चल पड़ता है और पाता है कि वह पास की पहाड़ियों में गिर चुका है। फिर दृश्य कोलकाता शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहां मुख्य किरदार शांतनु टीवी पर एक खबर देख रहा होता है। खबर में बताया जाता है कि एक कमर्शियल हवाई जहाज फ्लाइट AO26, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोग सवार थे, गायब हो गया है। शक है कि प्लेन का अपहरण कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद शांतनु अपने काम की जगह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चला जाता है। पता चलता है कि वह एक बड़े अधिकारी हैं। फिर वह अपनी साथी गरंगा के साथ क्रैश साइट पर जाता है और अपनी जांच शुरू करता है। पहले तो वह एक बचाव दल के सैनिक के पास जाता है और उनकी प्रगति के बारे में पूछता है। सैनिक बताता है कि दुर्घटना में 2 लोगों को छोड़कर सभी की मौत हो गई और बचे हुए लोगों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है। बचे हुए लोगों में से एक पायलट है और दूसरा एक यात्री। अजीब बात यह है कि कॉकपिट में एक यात्री का शव मिला है, जो ये इशारा करता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हाईजैक कर लिया गया था। बातचीत के बाद तीनों हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं क्रैश साइट देखने के लिए। लेकिन तभी सैनिक को कुछ बहुत जरूरी याद आता है। वो CBI अधिकारियों को बताता है कि क्रैश हुआ विमान वो नहीं है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो यह फ्लाइट AO26 नहीं है। असल में यह फ्लाइट JL-50 है, जो 35 साल पहले गायब हो गया था। फिर फिल्म अतीत में चली जाती है, साल 1984 में, और हमें कोलकाता की एक उभरती हुई पायलट बिहू से मिलवाती है। उसके पास वो सब कुछ है जो कोई चाह सकता है, एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी, एक प्यार करने वाला परिवार और एक उज्जवल भविष्य। लेकिन किसी वजह से वह पिछले कुछ महीनों से परेशान है। उसकी माँ उसे खुश होने और अतीत को भूल जाने के लिए कहती है, लेकिन बिहू बस उसे अनदेखा कर देती है और चली जाती है। अभी की बात करें तो बी, जो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, वह कोई और नहीं बल्कि JL-50 फ्लाइट की पायलट है, जो 1984 में गायब हो गई थी। वहीं शांतनु और गरेंगा एक और दूर दराज के गांव जाते हैं और वहां के एक स्कूल का दौरा करते हैं। वे भौतिकी के प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रोतो दास को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। शांतनु ने खुलासा किया कि क्रैश हुआ प्लेन JL-50 1984 में अपने गंतव्य के लिए निकला था और वह बिना किसी सुराग के गायब हो गया। उसने बूढ़े आदमी को यह भी बताया कि फ्लाइट पर एक सीट खाली थी और टिकट किसी और का नहीं बल्कि खुद दास का था। एक पल के लिए दास साफ तौर पर हैरान दिखता है, क्योंकि यह कुछ फाइनल डेस्टिनेशन जैसा है, लेकिन वह दावा करता है कि उसे अतीत याद नहीं, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चुका है। डॉक्टर दास फिर घर चला जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह कुछ दस्तावेज और कुछ तस्वीरें इकट्ठा करता है और फिर उन सभी को जला देता है। इससे पता चलता है कि उसे प्लेन क्रैश के बारे में कुछ पता है। बाद में एक खबर में पता चलता है कि एक आतंकी संगठन द अभा ने फ्लाइट A24 के हाईजैकिंग की जिम्मेदारी ली है और यात्रियों की सुरक्षा के बदले में अपने नेता पार्थो मजूमदार की रिहाई की मांग कर रहा है। पार्थो को कुछ दिनों में फांसी दी जाने वाली है। यह भी बताया जा रहा है कि अधिकारी उनकी मांगों के आगे झुक जाएंगे। कुछ दिनों बाद पायलट बिहू को होश आता है और संतनु उससे पूछताछ करने पहुंचता है। सबसे पहले वह उससे पूछता है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, और बिहू सब कुछ बताने लगती है। वह बताती है कि बाकी दिनों की तरह फ्लाइट 3 बजे शुरू हुई थी। पहले 10 मिनट तक सब ठीक था, लेकिन अचानक एक यात्री कॉकपिट में घुस आया और को पायलट को चाकू मारकर मार डाला। फ्लाइट का खाना बहुत ही खराब रहा होगा। फिर उसने बिहू को कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए और उसे प्लेन का रूट बदलने के लिए धमकाया, लेकिन उसके मानने से पहले ही मौसम अचानक से खराब हो गया।
इसकी वजह से प्लेन में बहुत ज्यादा टर्ब्यूलेंस हुआ और जल्द ही वह क्रैश हो गया। कहानी के बाद संतनु ने बीहू से फ्लाइट के टेक ऑफ की लोकेशन और तारीख पूछी और बीहू ने जवाब दिया, कोलकाता 1980 में। जैसी उम्मीद थी, संतनु उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे झूठी कहता है। फिर वह कहता है कि वे 2019 में है और यह सुनकर बीहू उसे अपने बारे में और जानने के लिए वापस ले गई है। सीबीआई के अधिकारी बीहू के पुराने घर पहुंचे और आसपास के कुछ पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए अंदर गए। चूंकि घटना को 35 साल हो चुके हैं, ज्यादा लोग उसे नहीं जानते, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से होती है जो बीहू के परिवार के करीब थे। पति बताता है कि बीहू एक कुशल पायलट थी, लेकिन उसका करियर तब डगमगाने लगा जब वह एक आदमी के साथ रिश्ते में पड़ गई। उसने शादी से पहले उसे गर्भवती कर दिया और रहस्यमयी तरीके से मर गया। हालांकि बीहू का दिल तब टूट गया जब उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जल्द ही पति एक फोटो एल्बम निकालता है और 1984 में मारे जाने से ठीक पहले की बीहू की एक तस्वीर दिखाता है। और देखो, वह अस्पताल वाली बीहू से एकदम मिलती जुलती है। सबूत होने के बावजूद संतनु, जो समय यात्रा में विश्वास नहीं करता, अब भी सोचता है कि सब कुछ गड़ा हुआ है। बाद में वह सीबीआई के बेस पर वापस जाता है और ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनता है। जैसा कि पहले बताया गया था, कुछ हाईजैकर कॉकपिट में घुस गए और को पायलट को मार डाला। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। संतनु अपने टेक्नीशियन से पूछता है कि ब्लैक बॉक्स ने आखिरी बार कब कुछ रिकॉर्ड किया था, और वह 23 अगस्त 1984 का जिक्र करता है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स लगभग नष्ट नहीं होने वाला होता है। इसलिए उन्हें जिद्दी तरीके से यह मानना पड़ता है कि विमान किसी तरह समय में यात्रा करके साल 2019 में पहुंच गया है। इस बीच विमान दुर्घटना के दूसरे बचे हुए व्यक्ति मित्रा को होश आ जाता है जब एक नर्स उसे बताती है कि दुर्घटना में एक और बचा हुआ है। मित्रा तुरंत उसके कमरे की ओर उसे खत्म करने के लिए चल पड़ता है। किस्मत से एक नर्स उसे देख लेती है और मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि आत्मसमर्पण करने की बजाय पागल मित्रा नर्स को चाकू से धमकाता है और अस्पताल के गलियारे में आ जाता है। संतनु भी ठीक उसी वक्त आ जाता है और मित्र को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनता नहीं। इसके बजाय वह धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जब सभी लोग सबसे कम उम्मीद कर रहे होते हैं, वह भाग जाता है। संतनु उस पागल के पीछे भागता है, लेकिन जब तक वह नीचे पहुंचता है, मित्र पहले ही एक कार में भाग चुका होता है। शक होने पर संतनु उस पर रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि मित्र एक जीनियस है जो कोलकाता साइंस रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर है। वो एक लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट भी था जो 35 साल पहले कुछ आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। मित्रा का पता लगाने के बाद संतानी उसके घर पहुंचता है। वहां उसे मित्रा के जीवन काल में लिखी गई किताबों, फाइलों और अन्य रिसर्च पेपर्स का एक बड़ा संग्रह मिलता है। संतनु फाइलों में से एक को खोलता है और उसे प्रोजेक्ट ए नाम का एक रिसर्च पेपर मिलता है। जब वह कुछ पन्नों को पलटता है तो उसे फ्लाइट का ब्लूप्रिंट भी मिलता है। यह समझते हुए कि यह प्लेन क्रैश से जुड़ा है, वह फाइल को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बाद में मित्रा और उसके प्रोजेक्ट ए के बारे में और जानने के लिए संतनु कोलकाता साइंस रिसर्च सेंटर जाता है और अश्विनी नाम के एक प्रोफेसर से बात करता है। जैसे ही अश्विनी प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है, वह एक हिस्ट्री लेसन देना शुरू कर देता है। वो बताता है कि 2513 ईसा पूर्व में भारत के सम्राट ने देश भर से विद्वानों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को इकट्ठा किया, जिन्होंने 9 अलग अलग किताबें बनाई, जिनमें कई अलौकिक कलाओं के बारे में सिखाया गया था, जैसे कि अदृश्य होना, उड़ने की क्षमता और समय यात्रा। इन किताबों को फिर जमीन में दफना दिया गया, इस डर से कि दुश्मन इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। कई सहस्राब्दियों के बाद समय यात्रा की किताब के कुछ पन्ने मिले और इस सिद्धांत को साबित करने के लिए शोधकर्ताओं की टीम बनाई गई। इस टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम को प्रोजेक्ट ए नाम दिया गया था, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष कभी नहीं निकला। इस कहानी को सुनने के बाद संतनु मित्रा के बारे में पूछता है, लेकिन अश्विनी को यह मानना पड़ता है कि उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसके बजाय वह संतनु को डॉक्टर दोस से मिलने का सुझाव देता है, यह कहते हुए कि उस समय वे दोनों बहुत करीब थे।
रात को गुस्से से भरा संतनु डॉस के घर में घुस जाता है और उससे पहले झूठ बोलने के लिए सामना करता है। फिर वह प्रोजेक्ट ए के कागजात निकालता है और डॉस से सब कुछ बताने को कहता है। कोई चारा न देखकर बूढ़ा आदमी बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मित्रा के पिता प्रोजेक्ट ए का हिस्सा थे, लेकिन जब उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी। सालों बाद मित्रा ने अपने पिता के शोध को आगे बढ़ाया और दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे कोड मिल गया। एक बार फिर संतनु को कहानी पर यकीन नहीं होता और वह इसे बकवास बताता है, लेकिन डॉस उसे बताता है कि सब कुछ सच है। वह आगे कहता है कि मित्रा ने अपने प्रतिभाशाली दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अधूरे प्रोजेक्ट के कागजातों पर शोध किया और उस फॉर्मूले को ढूंढ निकाला जिसकी मदद से उसने पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ वर्महोल्स की खोज की। इन वर्महोल्स के जरिए टाइम ट्रैवल मुमकिन है। डॉस आगे बताते हैं कि वो उस वक्त मित्रा के शागिर्द थे, इसलिए पूरी योजना जानते थे। मित्रा का प्लान था कि एक प्लेन हाईजैक करके उसे वर्महोल से गुजारकर दूसरे टाइमलाइन में पहुंचा जाए। इसके लिए उन्होंने पार्थो मजोमद्दर के साथ गठजोड़ किया, जो कि वही आतंकी नेता है जिसने AO-26 फ्लाइट को हाईजैक करवाया था। अब वर्तमान में आखिर में डॉस यह कहकर खत्म करते हैं कि वो फ्लाइट पर नहीं चढ़े क्योंकि उन्हें डर लग गया था। उसे लग रहा था कि प्रयोग गड़बड़ हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। मित्रा को उम्मीद थी कि वह 35 घंटे में फ्लाइट के साथ वापस आ जाएगा, लेकिन उसके हिसाब गलत निकले और प्लेन 35 साल के लिए गायब हो गया। इस तरह से गणित गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता। हैरानी की बात यह है कि इतना समझाने के बाद भी संतनु एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। लेकिन डॉस उसे याद दिलाता है कि अधिकारियों ने आखिरकार आतंकवादी नेता पार्थो को 2 दिन में हिरासत से छोड़ने पर सहमति दे दी है। अगर वह और मित्रा फिर से एक हो जाते हैं तो वे अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल करके देश को कुछ गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता, इस बार मित्रा बेवकूफ लग रहा है। संतनु चिंतित नजर आ रहा है। तो डॉस उसे बताता है कि मित्रा को रोकने का एक तरीका है। वह सुझाव देता है कि वे वर्म होल में जाकर 1984 में वापस चले जाएं, जहां वे JL-15 का अपहरण होने से रोक सकते हैं। अगर वे सफल हो जाते हैं तो कोई मौतें नहीं होंगी और पार्थो जैसे अपराधी और ABA जैसे संगठन कभी अस्तित्व में नहीं आएंगे। हालांकि अभी भी हिचकिचाते हुए संतनु मान जाता है। अगले दृश्य में वो दोनों बिहू से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि वो ही वर्महोल के कोऑर्डिनेट्स जानती है। संतनु उससे जानकारी मांगता है, लेकिन बिहू, जो अभी भी हैरान है कि वो 35 साल भविष्य में आ गई है, आसानी से मानने को तैयार नहीं है। बहुत समझाने के बाद वो मान जाती है, लेकिन सिर्फ तभी अगर उसे प्लेन उड़ाने की इजाजत मिले। संतनु साफ तौर पर हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी सारी मांगे, लेकिन चूंकि यह एक गुप्त मिशन है और वह अकेली पायलट भी है, उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगली सुबह गरंगा ने चुपके से एक हवाई जहाज का इंतजाम किया और तीनों अपने मिशन पर निकल पड़े। संतनु को अभी भी लगता है कि यह सब एक मजाक है, लेकिन जैसे ही वे उस कथित वर्महोल के पास पहुंचने वाले होते हैं, अचानक सब कुछ हिलने लगता है। हवाई जहाज खराब हो जाता है और बेह को एक खुले मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। वह इलाका बिल्कुल अलग लगता है जहां से वे अभी आए थे। एक विंटेज कार आती है और तीनों उसमें लिफ्ट मांगकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे कोलकाता शहर पहुंचते हैं और संतनु को एहसास होता है कि वे असल में 1984 में आ गए हैं। गलियां, बसें, होटल और लोग, सब कुछ 80 के दशक जैसा लग रहा है। हालांकि संतनु इस अजीब स्थिति से हैरान है। वह फैसला करता है कि जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करेगा, लेकिन पहले वह मूछें रखना चाहता है। मतलब वह अपने सीने से कुछ उतारना चाहता है। रात में वह एक अनाथालय जाता है और यहाँ पता चलता है कि संतनु एक अनाथ है जिसे 1984 में उसी अनाथालय में छोड़ दिया गया था। वह कुछ देर इंतजार करता है और अचानक 2 आदमी एक गाड़ी में आते हैं और बच्चे को अंदर छोड़ देते हैं। संतन अंदर दौड़ता है यह जांचने के लिए कि क्या बच्चा अतीत से गए, और एक लॉकेट से वह अपनी धारणा की पुष्टि करता है। मैंने समय यात्रा वाली बात के लिए अपनी अविश्वास को थोड़ी देर के लिए रोक लिया, लेकिन इस समय का संयोग बिल्कुल हास्यास्पद है। अगली सुबह वह दास और बिहू के साथ जुड़ जाता है
और तीनों अपने अगले कदम पर चर्चा शुरू कर देते हैं। दास, जो पहले मित्रा के करीबी विश्वास पात्र थे, खुलासा करते हैं कि JL-50 हाईजैकिंग की गुप्त बैठक आज शाम शहर से बाहर एक गोदाम में होने वाली है। बाद में ग्रुप उस जगह पर पहुंच जाता है और अपराधियों के आने का इंतजार करता है। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे संतनु उत्सुकता से बिहू से पूछता है कि क्या उसने अपनी मृत पैदा हुई संतान को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन बिहू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। बिहू बस इतना कहती है कि डिलीवरी के बाद वह बेहोश हो गई थी और जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसके माता पिता ने उसे बुरी खबर दी कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इसी बीच मित्रा, पार्थो और दूसरे गुंडे वेयरहाउस पर पहुंच जाते हैं और मीटिंग शुरू होती है। इसलिए वे तीनों एक प्लान बनाते हैं। डॉसन और संतानी अंदर गुंडों का सामना करेंगे, जबकि बिहू प्लान के मुताबिक कार में इंतजार करेगी। वो दोनों अंदर घुसते हैं और मित्रा और उसके आदमियों पर गन तान देते हैं, लेकिन तभी गुंडे भी जवाबी हमला कर देते हैं और एक खतरनाक गोलीबारी शुरू हो जाती है। खुशकिस्मती से अंतनु अपने बेहतरीन लड़ाई के हुनर का इस्तेमाल करता है और गुंडों को एक एक करके ढेर कर देता है। आखिर में वह पार्थो को भी मार गिराता है। डॉस अपने पुराने मेंटर मित्रा को मार डालता है। मिशन पूरा होने के बाद संतनु प्रोजेक्ट के पेपर वाला सूटकेस पकड़कर उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पीछे हटने को कहता है। ये खुलासा होता है कि ये सब डॉस की प्लानिंग थी, जब से असली प्रोजेक्ट के पेपर जलकर राख हो गए थे। JL-50 क्रैश में टाइम ट्रैवल वर्म होल के एकदम सही कोऑर्डिनेट्स खो गए थे, लेकिन डॉस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तो जब संतनु उससे पूछताछ के लिए पहुंचा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने CBI ऑफिसर का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाकर पेपर चुराने का फैसला किया, जिसकी मदद से वो अमर हो सकता था। डॉस ये भी बताता है कि जिस दिन मित्रा हॉस्पिटल से भागा था वो उसके घर पहुंचा था, लेकिन मदद करने की बजाय डॉस ने उसे मार डाला। इस तरह अपने रास्ते से एक बड़ी रुकावट हटा दी। इस खुलासे के साथ दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन डॉस को ज्यादा नुकसान होता है, जिससे संतनु को पेपर को हमेशा के लिए नष्ट करने का मौका मिल जाता है। वो फिर बिहू के साथ जाने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक तीनों को एक दर्दनाक आवाज सुनाई देने लगती है। पता चला कि जब से मित्रा और उसके आदमी मारे गए, विमान JL-50 का अपहरण ही नहीं हुआ और इसलिए वो तीनों अतीत में कभी गए ही नहीं। अब टाइमलाइन अनचाही गड़बड़ियों को खारिज कर रही है और इसीलिए 3 साल का बच्चा वापस वर्तमान में आ गया। हालांकि अतीत में एक छोटा सा बदलाव पूरी तरह से अलग और वैकल्पिक भविष्य को जन्म देता है। आखिरी दृश्य में संतनु को अपनी पत्नी के साथ AO-26 में यात्रा करते दिखाया गया है और उनके विमान का अपहरण नहीं हुआ। असल में AO-26 और JL-50 दोनों विमानों का अपहरण कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि खलनायक 1984 में ही मारे गए थे। शांतनु और गरंगो हवाई जहाज में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इसका मतलब है कि इस अलग हकीकत में दोनों कभी दोस्त नहीं बने और शायद शांतनु CBI में अफसर के तौर पर शामिल भी नहीं हुआ। फिर शांतनु उसी अनाथालय पहुंचता है अपना जन्मदिन मनाने के लिए, जहां वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और तभी बिहू उसके पास आती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चलता है कि बिहू का बेटा असल में मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। दरअसल बच्चे को बिहू के पिता ने अनाथालय छोड़ दिया था, क्योंकि वो बिहू की शादी से पहले पैदा हुआ था और उन्हें डर था कि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि खुद शांतनु ही था। लेकिन नए टाइमलाइन में जब JL-5 फ्लाइट सही सलामत वापस आ गई तो बिहू की माँ ने आखिरकार उसे सच बता दिया और इस तरह माँ बेटे का जोड़ा फिर से मिल गया। अब इस टाइमलाइन में ये दोनों कभी अलग हुए ही नहीं। फिल्म का अंत होता है जब संतनु और उसकी माँ अनाथ बच्चों को तोहफे बांटते हैं और उनके साथ खेलते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी नई जिंदगी के लिए संवेदनशील, खुश और आभारी है।